कहानी शुरू होती है और हम 1998 का वक्त देखती है, जहां हॉस्पिटल में कोइची नाम के एक लड़के को लाया जाता है जिसकी तबीयत काफी खराब थी। असल में उसे लंग्स फेफड़ों की एक बीमारी थी, जिस वजह से अक्सर उसकी हालत ऐसी होती रहती थी। वो घबराकर बेहोश हो जाया करता था। डॉक्टर फौरन उसका इलाज करती है। इससे कुछ ही देर में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि वो अपनी दादी के साथ उनके घर पर रहता है। कुछ दिन पहले उसकी दादी उसे यहाँ लाई है, इसीलिए वो यहाँ के लोगों को इतना नहीं जानता। फिर जब कोची हॉस्पिटल में टहलने जाता है तो वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। वो लड़की उसे देखती तो है मगर बात नहीं करती और आगे बढ़ जाती है। तब कोइची भी उसका पीछे लिफ्ट तक करता है क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था, मगर वो उस पर ध्यान ना देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आगे हम 3 हफ्ते बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ कोइची ने एक नए स्कूल में दाखिला लिया है। एक टीचर उसे स्कूल के असूलों के बारे में बताता है और उसे उसकी क्लास में ले जाता है। जब क्लास में आने के बाद कोइची सबको अपने बारे में बताने लगता है कि कुछ वक्त पहले ही मेरी मॉम की मौत हो गई है और मेरे डैड इंडिया गए हैं काम के सिलसिले में, इसलिए मैं यहाँ अपनी दादी और चाची के साथ रहता हूँ। इसी दौरान कोइची की नजर क्लास की एक लड़की पर जाती है जो और कोई नहीं बल्कि वही थी जो उसे हॉस्पिटल में मिली थी, यानी जिसकी आंख पर पट्टी थी। फिर पहली क्लास खत्म होने के बाद कोइची कुछ बच्चों से बात करता है और उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। आगे वो बच्चे कोइची को एक कागज देते हैं जिसमें हर बच्चे की सीट के बारे में लिखा था, मतलब कि कौन सा बच्चा कहाँ बैठेगा। जिसे देखकर कोइची हैरान रह जाता है क्योंकि वो देखता है कि जिस जगह पर वो लड़की बैठी हुई थी वहाँ तो कोई सीट ही नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो अपने घर जाता है तो उससे मिलने उसकी चाची आती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि उसकी चाची भी उसे स्कूल में पढ़ाती है, यानी जिस स्कूल में कोइची जाने लगा है। यहाँ उसकी चाची उसे दोबारा स्कूल के असूल बताने लगती है। कहती है कि जो भी टीचर तुम्हें कहे हमेशा वही करना, उनकी बात के खिलाफ मत जाना। अगले दिन कोइची स्कूल में एक लड़की से मिलता है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। जहाँ इसी बीच उसे दोबारा से स्कूल की छत पर हॉस्पिटल वाली लड़की दिखने लगती है। इस बारे में वो अपने दोस्त को भी बताता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिख रहा, वहाँ कोई है ही नहीं। अब उसे इस बात से हैरानी तो होती है, इसीलिए वो खुद पता लगवाने के लिए छत की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम मे है। वो लड़की यानी मे अब कोइची से बात करती है। कहती है कि स्कूल में जो कर्स यानी जो श्राप है वो शुरू होने वाला है। मगर अब इससे पहले कि कोइची उसे कोई और बात करता, अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगता है। इसके फौरन बाद वो डॉक्टर के पास आ जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बताता है कि तुम्हें बिल्कुल ठीक होने में अभी वक्त लगेगा, बस तुम्हें परेशान नहीं होना और अपनी दवाई टाइम पर लेना रोजाना। अब अगले दिन स्कूल जाकर कोइची मे पर नजर रखने लगता है। वो देखता है कि एक और आदमी भी है जो उसकी ही तरह मे पर नजर रख रहा है। अब तभी उसकी क्लास का एक लड़का कोइची के पास आकर बताता है कि वो आदमी जिस लड़की पर नजर रखे हुए है वो दरअसल इस स्कूल का लाइब्रेरियन है, यानी जो लाइब्रेरी में काम करता है। अब कोइची उससे ही मे के बारे में पूछने लगता है। अभी वो मे के बारे में उसे बताने ही वाला था कि तभी उसकी दोस्त आकर उसे अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद अब कोइची खुद ही लाइब्रेरी में चला जाता है लाइब्रेरियन से बात करने के लिए। यहाँ उसे एक डॉल की ड्राइंग मिलती है जो एक खिलौना था, जिसे देखकर कोइची को याद आता है कि बिल्कुल ऐसी डॉल में भी अपने साथ लेकर चलती है। अब इतनी ही देर में वहाँ लाइब्रेरियन आ जाता है जो कोइची को उसकी क्लास में जाने का कहता है। अब कैसे भी करके कोइची सब जानना चाहता था, इसीलिए वो अपने क्लास के 2 लड़कों के पास जाकर सारी सच्चाई पूछने लगता है। तो वो उसे बताते हैं कि सालों पहले मे नाम की एक लड़की 3rd ईयर क्लास में पढ़ती थी, मगर फिर अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई और बस उसी दिन के बाद से उसकी सीट पर कोई नहीं बैठता। मगर उसकी मौत के बाद क्लास के बच्चों ने उसकी सीट पर एक डॉल को रख दिया और बिल्कुल ऐसे ही बर्ताव किया जैसे वो सच में क्लास में मौजूद है। जिसके बाद वो सारे बच्चे वहाँ से चले गए और बस तभी से उनका मानना है कि मैं आज भी एक स्टूडेंट के रूप में उस सीट पर आकर बैठती है, यानी वो स्टूडेंट जिसे इतने वक्त से कोइची भी देख रहा है। अब उनकी ये बातें सुनकर कोइची काफी घबराने लगता है क्योंकि उसे अजीब लग रहा था ये सोचकर कि मैं इतने वक्त से एक आत्मा को देख रहा हूँ। फिर जैसे वो ऊपर देखता है तो वो लड़की उसे दोबारा से दिखने लगती है, जिससे एक बार फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए वो डॉक्टर के पास चला जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक नर्स से होती है जो उस स्टूडेंट की बहन है जिसने कोइची को लाइब्रेरियन के बारे में बताया था और जिससे कोइची ने मे के बारे में जानने की कोशिश की थी। यहाँ कोइची उसे भी मे के बारे में बताकर पूछने लगता है कि मैंने उसे इस हॉस्पिटल में भी देखा था, वो यहाँ क्या करने आती है। इस पर वो नर्स कहती है कि अभी तो मैं इस बारे में नहीं जानती, मगर पता लगवाकर मैं तुम्हें बता दूंगी लाजमी। अब एक दिन कोइची को एक डॉल्स की शॉप मिलती है जहाँ बहुत सारी गुड़िया थी, इसीलिए वो अंदर जाकर चेक करने लगता है। जिस दौरान हम देखते हैं कि उसकी दोस्त उसे इस दुकान के अंदर जाते हुए देख रही है।
दुकान के अंदर कोइची को मई की गुड़िया भी दिख जाती है, जिसे अभी वो देख ही रहा था कि तभी यह मई खुद आ जाती है, जिसे देखकर वो उसे सवाल करने लगता है। अब मई उसे अपनी आंख से पट्टी हटाकर दिखाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी वो आंख कांच की है। तो वो उसे अपनी इस आंख के बारे में बताती है, कहती है कि मेरी ये आंख बहुत तेज है, किसी की भी होने वाली मौत को देखने में मदद करती है। मतलब कि मुझे पता चल जाता है कि कौन इंसान मरने वाला है। इस वक्त भी उसे एक लड़की की मौत के बारे में पता था, जो और कोई नहीं बल्कि कोइची की दोस्त थी। अब उसकी ये बातें सुनकर घबराता हुआ वो अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन स्कूल में कोइची की दोस्त सीखती है कि वो मई पर नजर रख रहा है, उसका पीछा कर रहा है, जो देख वो काफी घबरा जाती है और उसके पीछे जाकर उसे ऐसा करने से मना करती है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता और मई के पीछे चला जाता है। वो मई को हाथ लगाकर देखता है कि कोई भूत आत्मा नहीं है, बल्कि ये असली की इंसान है, जिसे सब आत्मा समझ रहे हैं। तभी हम भागते हुए कोइची की दोस्त भी आ जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मई का पीछा करना क्यों नहीं छोड़ रहे। अब तभी हम देखते हैं कि बाहर लगी आग एकदम से बढ़ जाती है और जोर से आकर खिड़की के शीशे पर लगती है, जिससे शीशा टूट जाता है और कांच सीधा आकर कोइची की दोस्त की गर्दन में घुस जाता है। और वो कांच का टुकड़ा तेजदार नुकीला था, जिससे उसका बहुत सारा खून बह गया था, इसीलिए उस बेचारी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जैसे कि मैंने उसकी मौत को देखा था, तो वो सच में मर गई। इसी बीच मैं अपने उस आंख से देखती है कि उस लड़की की लाश के आसपास बहुत सारा खून जैसा लिक्विड निकल रहा है, जिसका मतलब था कि उसे ऐसे पता चलता है कि कोई इंसान मरने वाला है। अब ये लिक्विड उसने देख लिया था, तो इसका मतलब आगे भी किसी इंसान की मौत होने वाली है। फिर तभी यहाँ और भी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और उस लड़की की मौत पर काफी दुखी हो जाती है, मगर वो उसकी मौत का जिम्मेदार कोइची को भी समझ रही थी, क्योंकि उसने ही स्कूल के असूल तोड़े थे, जिस वजह से मौतें होना शुरू हो गई है, यानी कि कर्ज वापिस आ गया है। मगर वो अभी भी कुछ नहीं समझ पाता। फिर शाम को जब वो हॉस्पिटल में जाता है, तो नर्स उसे बताती है कि मैं यहाँ कुछ दवाइयाँ लेने आती रहती है। फिर अब अगले दिन कोइची अपनी क्लास के उसी लड़के इन्हीं नर्स के भाई से कर्ज इन्हीं शराब के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि मैंने भी उसे किसी कर्ज के बारे में ही कहा था, मगर वो उसे कुछ भी नहीं बताता और नजरअंदाज करके उसे दूर जाने लगता है। साथ ही वो कोइची को ये भी कहता है कि मेरी बहन यानी उस नर्स से भी तुम दूर ही रहो। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मैं कोई भूत या आत्मा नहीं है, बल्कि ये सच में एक लड़की एक स्टूडेंट है जो इसी स्कूल में पढ़ती है, मगर सारे बच्चे और टीचर्स उसे नजरअंदाज करती है और ऐसे समझते हैं जैसे वो यहाँ है ही नहीं, मतलब कि देख कर भी अनदेखा कर देना। मगर इसके पीछे वजह क्या थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता था, पर वो इस बारे में कैसे भी करके पता करना चाहता था, इसीलिए वो हॉस्पिटल जाकर नर्स के पास जाने लगता है। मगर तभी उसे याद आता है कि नर्स के भाई ने मुझे इसे दूर रहने का कहा है, इसीलिए वो उसके पास नहीं जाता। अब नर्स को हम देखते हैं जो अकेली लिफ्ट से जा रही थी, मगर तभी अचानक कहीं से एक कांच सीधा आकर उसके सर में धंस जाता है, जिससे वो भी वही मारी जाती है। कोइची जल्दी से उसके पास जाता है और अपनी आंखों के सामने एक के बाद दूसरे में देखकर काफी हैरान भी रह जाता है और डर भी गया था। अगले दिन जब नर्स को दफनाया जा रहा था, तो हम देखते हैं कि नर्स का भाई कोइची से बात नहीं करता, वो बस उसे घोरा ही जा रहा था, क्योंकि वो उसे अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था। इसके अलावा जब वो क्लास में जाता है, तो वहाँ भी कोई उससे बात नहीं करता, उसे सब देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। 今朝なんかあったっけ山田。 ऐसा दरअसल वो लोग इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो मई के साथ साथ कोइची को भी नजरअंदाज करेंगी तो शायद मौतें होना फिर से बंद हो जाएंगी। फिर जब वो क्लास की सीटों वाली लिस्ट देखता है, तो ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि उसकी और मई की सीट को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उस पर क्रॉस लगाया हुआ था, जिसका मतलब था कि अगर वो क्लास में आए और ना आए बराबर ही है। फिर अब स्कूल खत्म होने के बाद वो मई के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर सब क्या हो रहा है, ये स्कूल में अजीब क्या चल रहा है, जिस पर वो उसे बताती है कि हर साल जब भी बच्चों का इस स्कूल में एडमिशन यानी दाखिला होता है, तो एक बच्चे को नजरअंदाज करने के लिए वोटिंग की जाती है। मतलब कि जिस बच्चे का भी नाम आएगा उसे पूरे साल नजरअंदाज किया जाएगा, जैसे वो स्कूल में है ही नहीं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सबका मानना था कि अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो स्कूल में पैरानॉर्मल यानी अजीबोगरीब चीजें होने लगेगी, जिससे एक के बाद एक स्टूडेंट मारे जाएंगे। ये एक किस्म का कर्ज है। और जिस साल मैं थी तो एक लड़की को नजरअंदाज करने के लिए चुना गया था, मगर वो डर रही थी, इसीलिए उसने मना कर दिया। अब किसी को तो नजरअंदाज होना ही था, तो उसकी जगह मैंने अपना नाम लिखवा दिया और बस तभी से सारे लोग मुझे नजरअंदाज करने लगे हैं। अभी सुनकर भी कोइची को कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि वजह अब तक उसके सामने नहीं आई थी कि आखिर स्कूल वाले ऐसा करते ही क्यों हैं। अब दोनों को ही नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसका वो खूब फायदा उठा रहे थे, क्योंकि क्लास छोड़कर वो घूमने निकल जाती थी, जिस वजह से अब उन दोनों भी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। अब
को भी सच्चाई पता नहीं थी, तो ये लोग सच जानने के लिए लाइब्रेरियन के पास जाती है, जहाँ अब वो इन्हें बताता है कि काफी सालों पहले यानी 1972 में मैं 3rd ईयर क्लास का टीचर हुआ करता था, जहाँ तभी अचानक एक बच्चे की रस्सी से लटकने से मौत हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसकी मौत कैसी हो गई, और जो बच्चे उसके साथ पढ़ते थे उनको तो यकीन आ ही नहीं रहा था कि वो मर गई है। वो इस चीज को कबूल ही नहीं कर रही थी, इसीलिए वो ऐसे दिखावा करने लगे थे जैसे वो अभी भी जिंदा है। यहाँ तक कि उन्होंने उसकी भी क्लास में अलग सीट भी लगा रखी थी। 友人たちは悲しく彼女来ているふりをし続けたらしい。 जिसके बाद स्कूल में एक कर्ज आ गया, क्योंकि उस बच्चे के मरने के बाद ही स्कूल के बच्चे अचानक से ही मरने लगे, जिसे रोकने के लिए सबने फैसला किया कि वो हर साल एक बच्चे को वोटिंग के जरिए चुनकर उस लड़की की सीट पर बिठा देंगे। सभी के लिए उस सीट पर बैठा जाने वाला बच्चा गायब भी माना जाएगा, मतलब कि सब उसे नजरअंदाज करेंगे। फिर वक्त के साथ साथ हमारा ये प्लान कामयाब होने लगा था, क्योंकि मौतें होना बंद हो गई थी, और बस तभी से हर साल उस सीट के लिए बच्चों की वोटिंग की जाती है। और ये तब तक ठीक रहा जब तक कि कोची तुमने आकर स्कूल के असूल ना तोड़ दिए। जो असूल था उस सीट पर बैठने वाले बच्चे को नजरअंदाज करना। それが美咲さん。 मगर कोईची ने उस सीट पर बैठने वाली लड़की मेई को नजरअंदाज नहीं किया, इसीलिए कर्ज वापस आ गया, जिससे अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई है, जिस वजह से मोती होने का सिलसिला भी दोबारा से शुरू हो गया है। ये सब जानकर दोनों ही काफी हैरान रह जाती है, मगर वो फैसला करती है कि हम इसे हल करने का कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे। अब लगातार नजरअंदाज होने की वजह से कोईची परेशान रहने लगा था। उसे लग रहा था कि कहीं मैं सारी मौतों का जिम्मेदार तो नहीं। अब उसकी परेशानी देखकर मई उसे चेक करती है कि कहीं वो एक्स्ट्रा लिविंग पर्सन तो नहीं, मतलब कि ऐसा इंसान जिसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था मगर वो अभी तक जिंदा है, और उसकी वजह से ही लोगों की मौतें हो रही हैं, और अगर वो मर जाए तो कर्ज खत्म हो जाएगा। यानी कि मैं एक्स्ट्रा लिविंग को भी देख सकती है। उसे पता चल जाता है कि कोई चीज एक्स्ट्रा लिविंग नहीं है, और ये सब कुछ भी अपनी आँख के जरिए ही देख सकती थी। अब हम स्कूल के एक टीचर को देखते हैं जो इस वक्त अपने घर पर थे। वो अपनी वाइफ को खाना खिलाकर बर्तन उठाकर ले जा रहे थे, मगर तभी अचानक उनका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से उनके हाथ में जो चम्मच था वो उनकी आँख में घुस जाता है, जिससे उनका इतना खून बहता है, इतनी तकलीफ होती है कि मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद उस स्कूल की एक बच्ची को हम देखते हैं जो साइकिल पर बैठकर कहीं जा रही थी, मगर तभी अचानक पता नहीं कैसी उसकी साइकिल की ब्रेक फेल हो जाती है, जिससे साइकिल अब उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जिस दौरान जैसे वो सड़क पर जाती है तो सामने आती एक गाड़ी से वो टकरा जाती है। वो फौरन नीचे गिर जाती है, जिससे वो काफी जख्मी हो गई थी, इसलिए मौके पर उसकी भी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन स्कूल में जब उसकी मौत का पता चलता है तो सारे ही बच्चे काफी दुखी हो गए थे, और उन दोनों को ही इस सब का जिम्मेदार कह रही थी, जबकि उधर वो दोनों लाइब्रेरी में जाकर 1972 की फाइल्स देखने लगते हैं, जिस बीच कोईची को एक तस्वीर मिलती है जो और किसी की नहीं बल्कि उसकी चाची की थी, जिसका मतलब था कि वो भी उस वक्त यानी 1972 में उस क्लास के स्टूडेंट थी। इसके बाद मजीद छानबीन करने के लिए वो उस स्कूल के दूसरे हिस्से में जाते हैं जहाँ सबका जाना मना था, क्योंकि 1972 के टाइम क्लास वही लगती थी। वो यहाँ आकर छानबीन करने लगती है ताकि उन्हें कोई क्लू कोई सुराग मिल सके, और तभी कोईची को यहाँ एक ऑडियो टेप मिल जाती है जो काफी पुरानी लग रही थी। जब ये लोग उसे सुनते हैं तो पता चलता है कि इसे भी उसी वक्त 1972 में रिकॉर्ड किया गया है। जब स्कूल में मौतें हो रही थी, ऑडियो में एक लड़का बता रहा था कि अगर वो एक्स्ट्रा लिविंग पर्सन को मार देंगे तो ये कर्ज खत्म हो जाएगा। जिसके बाद आगे वो लड़का बताता है कि एक बार मेरी भी लड़ाई एक एक्स्ट्रा लिविंग इंसान से हो गई थी, इसमें मैंने उसे मार दिया। ऐसा होते ही कर्ज रुक गया, और अगले ही दिन मरने वाले इंसान को हर कोई भूल गया कि वो कौन था। अब क्योंकि मैं हर वक्त अपनी कांच वाली आँख को ढक कर रखती थी, इसीलिए उसे कभी भी एक्स्ट्रा लिविंग इंसान नहीं दिखा। इसीलिए अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती कि भला एक्स्ट्रा लिविंग इंसान कौन हो सकता है जिसे हम मारकर इस कर्ज को खत्म कर सकते हैं। अब कोईची की चाची समझ गई थी कि वो दोनों बेकसूर हैं, इसीलिए वो उन दोनों को क्लास में बुलाती है और सबको कहती है कि हम इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, मगर मौतें तो अभी भी हो रही हैं, जिसका मतलब है कि इनका कोई कसूर नहीं है, ये एक्स्ट्रा लिविंग नहीं है। और हाँ, कल हमारा स्कूल एक ट्रिप पर जा रहा है जिसके लिए सब तैयार रहे। अब अगले दिन सब बच्चे ट्रिप के लिए स्कूल के दूसरे कैंपस में रुकते हैं, जहाँ जब कोईची और मैं खाना खा रहे थे तो उनकी दो साथी खाना खाने के लिए उनके साथ आकर बैठ जाती है, क्योंकि उन्हें भी अब लग रहा था कि ये दोनों बेकसूर है, इनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा। मगर तभी यहाँ एक लड़की आकर मेरे को बातें सुनाने लगती है, कहती है कि तुम कसूरवार हो, सारी मौतें तुम्हारी वजह से ही हो रही हैं, जिस पर मैं उनसे अपनी गलती ना होते हुए भी माफी मांगती है।
इसी बीच हम नर्स के भाई को देखते हैं जिसे उन दोनों पर अभी भी शक था, जिस वजह से वो चुपचाप कोइची का बैग चेक करने चला जाता है, जिसमें उसे वही ऑडियो टेप मिल जाती है। वो उस टेप को खुद भी सुनता है और अपने कुछ दोस्तों को भी सुना देता है, जिसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि हम कोइची और मेई को मार देंगे, क्योंकि हो ना हो वो एक गुनहगार है, मतलब कि वो ही एक्स्ट्रा लिविंग पर्सन है। जहाँ इसी बीच दिखाया जाता है कि कैंपस में अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई है। मैं भी अपने आंख पर से पट्टी हटाकर घूम रही थी ताकि वो देख सके कि कौन एक्स्ट्रा लिविंग है। जी हाँ, तभी उसके पास कोइची की चाची आ जाती है, जिसे मैं बड़े गौर से देखने लगती है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि एक्स्ट्रा लिविंग और कोई नहीं बल्कि यही है, यानी कोइची की चाची। वो इस बारे में कोइची को बताने ही वाली थी कि तभी इधर एक लड़का आकर बताता है कि अभी अभी एक लड़की की मौत हो गई है, जो सुनकर वो फौरन ही उसके साथ जाने लगती है। अब कोइची की सीने में दोबारा से दर्द होने लगता है, इसीलिए उसे भागा नहीं जाता, जिस बीच तभी उसे कोई एक कमरे से बुलाने लगता है, इसीलिए वो उस कमरे की तरफ ही जाने लगता है चेक करने के लिए कि आखिर वहाँ कौन है। उधर मैं और वो लड़का जब जा रही थी तो उन्हें रास्ते में वही लड़की मिलती है जिसने पहले भी मैं से बदतमीजी की थी। वो एक चीज से जैसे मैं पर हमला करने लगती है तो उसके साथ वाला लड़का आगे आकर उसे रोक देता है, जिसके बाद वो उसके पीछे पड़ जाती है। तो वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद पड़ता है, मगर बदकिस्मती से वो मेन तार में फंस जाता है। उसे इतनी जोर से बिजली के झटके लगते हैं कि उस बेचारे की मौत हो जाती है। ये देखकर मैं काफी घबरा जाती और वहाँ से दूर भागने लगती है। वो लड़की भी उसके पीछे पड़ जाती है ताकि वो मे को मार सके, मगर तभी रास्ते में कहीं से एक तेजधार तार आ जाती है, जिससे उस लड़की का सर कटकर जिस्म से अलग हो जाता है, जो देखने में काफी भयानक लग रहा था। नर्स का भाई अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए चाकू से कोइची पर हमला करता है, जिससे वो कट मार कर कोइची के चेहरे को जख्मी कर देता है, मगर तभी पीछे से मैं आकर उसके सिर पर एक बर्तन से वार कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नर्स के भाई को इतना गुस्सा आ गया था कि वो सारे सामान को तोड़ने लगता है, जिस वजह से उनका गैस पाइप लीक होने लगता है। आग लग जाती है, जिससे वो काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें नर्स का भाई भी मारा जाता है। जिसके बाद वो दोनों बाकी बच्चों के पास जाकर उन्हें कैंपस से बाहर करने लगती है, क्योंकि आग फैलती जा रही थी। मैं कोइची की चाची का पीछा करती है ताकि वो उसे मारकर कर्स यहीं पर खत्म कर दे, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो एक्स्ट्रा लिविंग है। सब लोग जब बाहर आ जाते हैं तो कोइची देखता है कि मैं और उसकी चाची वहाँ पर नहीं है, जिसके बाद वो और लाइब्रेरियन उन्हें ढूंढने दोबारा कैंपस के अंदर जाती है। अंदर आकर वो देखते हैं कि मैं कोइची की चाची को मारने की कोशिश कर रही है। तब लाइब्रेरियन उसे बचाने के लिए मैं को पकड़ लेता है और फिर मौके का फायदा उठाकर उन्हें वहाँ से ले जाता है। अब मैं और कोइची भी उनके पीछे जाती है। जब मैं अपने उस आंख से देखती है कि लाइब्रेरियन और कोइची की चाची के पास खून जैसा लिक्विड चल रहा है, जिसका मतलब था कि अब मरने की बारी उन दोनों की है। तभी अचानक लाइब्रेरियन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे जाके गिरता है, नीचे तो पहले ही आग फैली हुई थी, जिसमें गिरने से उसकी मौत हो जाती है। जहाँ इसी बीच कोइची की चाची भी दीवार से लटक जाती है, जिससे बचाने के लिए कोइची आगे बढ़ता है, मगर मैं देखती है कि अगर उसने अपनी चाची को बचाने की कोशिश की तो वो भी मारा जाएगा। इसीलिए वो यहाँ बता ही देती है कि वो एक्स्ट्रा लिविंग इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी चाची है। जो सुनकर उसकी चाची समझ जाती है कि अब मुझे क्या करना है जिससे कर्ज खत्म हो जाए। वो कोइची से हाथ छुड़ाकर खुद ही आग में कूदकर अपने जान दे देती है, जिसके बाद अब ये दोनों भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ दोबारा से तबीयत खराब होने की वजह से कोइची बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आती है तो वो हॉस्पिटल में था, तो वहाँ उसे मिलने में आती है और बताती है कि अब तुम्हारी चाची के मरते ही कर्ज खत्म हो गया है और सब उनको भूल गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1972 के टाइम में हुआ था। क्योंकि पुराने टेप तो जल गई थी, इसीलिए वो आगे के बच्चों के लिए नए टेप में एक रिकॉर्डिंग करती है। इसमें वो बताते हैं कि अगर कर्ज दोबारा से शुरू हो जाए तो क्या करना है। इसके बाद कोइची अपनी दादी के साथ अपने डैड के पास जाने के लिए तैयारियां कर रहा होता है। जाते जाते वो मेरे को अलविदा कहने भी आता है। इसके बाद हम आखिर में 2012 का वक्त देखते हैं, जहाँ स्कूल में एक लड़की को कोइची और मेरी रिकॉर्ड की हुई टेप मिल जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि उनकी क्लास का टीचर और कोई नहीं बल्कि लाइब्रेरियन था, जो कि 14 साल पहले आग में गिरा तो था मगर वो बच गया था, जिसका मतलब था कि ये कर्ज फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि उसे मर जाना चाहिए था मगर वो नहीं मरा, अभी भी जिंदा है। इसका मतलब था कि अगला एक्स्ट्रा लिविंग पर्सन ही लाइब्रेरियन है, मगर इसके बारे में पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो तो बस मैं ही देख सकती थी। इसका मतलब था कि अब दोबारा से मौतें होना शुरू हो जाएंगी और इसी के साथ ही कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।